अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो है 9th क्लास का यूनिट नंबर 10 और जिसका नाम है कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ठीक है, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ऐसी ट्रायंगल या ऐसी शेप, ठीक है, कॉन्ग्रेंट फिगर्स क्या होती हैं? ऐसी शेप जिसकी हर चीज़ बराबर हो, उसकी शेप बराबर हो, उसके एंगल्स बराबर हों, उसकी साइड्स बराबर हों, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रेंट फिगर्स। अगर ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल में उसमें हर चीज़ कॉरस्पॉन्डिंग जो ट्रायंगल है उसके बराबर होनी चाहिए, तो उसको हम कहेंगे कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ठीक है, कॉन्ग्रेंट के बारे में मैं एक बहुत बेहतरीन मिसाल आप लोगों से शेयर करता होता हूँ। क्लास के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको इसके बारे में ज़रूर लगाई होगी, लेकिन जो दोस्त जो बच्चे हमारे इस चीज़ को सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो उनके बारे में मिसाल पेश करूँगा कि जैसा कि हमारे दो हाथ हैं आपस में, इनको हम मिलाएँ तो ये दो हाथ कॉन्ग्रेंट हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी हर चीज़ जो है दूसरे हाथ से मिलती है, चूँकि ये आपके या हमारे अपने हाथ हैं। और अगर हम किसी और का हाथ अपने हाथ से मिलाएंगे तो ये जो दो हाथ होंगे ये सिमिलर हाथ होंगे। ये आप ज़रा एहतियात से याद कीजिएगा, बात को समझिएगा। ये जो सिमिलर हाथ हैं, सिमिलर फिग्स हैं, ऐसी फिग्स होती हैं जिसके अंदर उसकी शेप तो बराबर होती है लेकिन कोई और चीज़ उसकी बराबर नहीं होती। और कॉन्ग्रेंट के अंदर ईच एंड एवरीथिंग, उसके अंदर शेप भी आ जाती है, एंगल भी आ जाते हैं और उसके अंदर उसकी साइड्स की लेंथ भी आ जाती है। तो वो हर चीज़ अगर बराबर हो तो उसको हम कहेंगे कि ये दो फिग या दो ट्रायंगल, जो चीज़ें भी आपस में होंगी तो वो आपस में कॉन्ग्रेंट कहलाएंगी। ठीक है, तो यूनिट नंबर 10 जो है भावलपुर बोर्ड के मुताबिक इसका जो वेट है वो सिर्फ इसके अंदर डेफिनेशंस हैं और इसकी रिव्यू है, और रिव्यू के अंदर फिक्स हैं। तो आज हमने जो है इस चैप्टर को डिस्कस करना है। इसके अंदर इसके अंदर जो डेफिनेशंस आपने करनी है वो कौन सी हैं वो मैं आपसे अभी शेयर कर रहा हूँ। एक तो आपने लाजमी याद करनी है कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स की डेफिनेशन। ठीक है, ये आपको इस यूनिट के एंड में समरी में भी मिल जाएगी और उसके बाद जो एंड में तमाम डेफिनेशंस पूरी बुक की होती हैं वहाँ से भी आपको मिल सकती हैं। कॉन्सेप्ट में मैंने आपको हल्का सा दे दिया है। ठीक है, तो आपने इसको लाजमी याद करना कि कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स क्या होती हैं। इसके बाद जो हमारा नया टॉपिक है या नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल्स का। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको शो करवा रहा हूँ कंग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल्स का, तो आपने इसको भी लाजमी याद करना, क्योंकि डेफिनेशन है तो मज़ीद मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। और कॉन्ग्रेंट का जो सिंबल होता है ये आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ। आप इक्वल का साइन लगा के उसके ऊपर जो है ये सिंबल लगाएंगे जो कि शो हो रहा है, और कुरान मजीद में इसको हम मद कहते हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए ये चीज़ आपको शेयर कर रहा हूँ कि आपने किस तरीके से इसको याद करना है। तो कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल जो है इसकी भी आपने डेफिनेशन याद करनी है, लाजमी याद करनी। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल या कंग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल दोनों सेम है। ठीक है, तो आप दोनों को याद करें या किसी एक को याद कर लें तो दोनों डेफिनेशन इसके अंदर कवर हो जाती हैं। इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है याद करने का भावलपुर बोर्ड के मुताबिक, वो जो थ्योरम नंबर 10.1 है, थ्योरम नंबर 10.2 है, किसी को भी आपने याद नहीं करना। आपने करना सिर्फ क्या है कि इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ASA कॉन्ग्रेंट है, ASA असल में ये पास्टुलेट होते हैं जो कि आपने इसको याद करना होता है। अगर आप चाहो तो आप इसको भी याद कर सकते हो ताकि कोई भी ऐसी चीज़ मिस ना हो जाए जो कि एनुअल में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो आपने सिर्फ और सिर्फ इसकी स्टेटमेंट को याद करना है। इस तरह से नेक्स्ट थ्योरम जितने भी हैं उनकी आपने स्टेटमेंट को याद करना है। इसके अंदर मैं कोरोलरी शो करवा रहा हूँ, कोरोलरी को भी आपने लाजमी देखना है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन लाजमी मिल जाएगी। इस तरह से इसका नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 10.1.2, इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट देन साइड्स अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रेंट। तो ये बात मैं अक्सर बच्चों से कहता होता हूँ कि बच्चों आपने इसकी स्टेटमेंट को याद करना है। रीज़न ये होती है कि ये क्योंकि थ्योरम का वेट के भावलपुर बोर्ड के मुताबिक इस थ्योरम का कोई वेट नहीं है, लाइक इसका कोई नंबर या इसका कोई आने के चांसेस नहीं है। लिहाजा आपने जो याद करनी है वो इसकी सिर्फ स्टेटमेंट याद करनी है कि इसमें से कोई भी चीज़ आपको मिस करके ऑब्जेक्टिव या ऑप्शन में डाल सकता है। जैसा कि मिसाल के तौर पर इफ डैश एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट देन साइड अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रेंट इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, इस तरह से वो कह सकता है इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर डैश देन साइड अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रेंट। तो यहाँ पर क्या आएगा? कॉन्ग्रेंट आएगा, जो कि आपने चॉइस करना होगा। ठीक है, इस तरह से आपने कंप्लीट यूनिट को देख लेना है।
इसके अंदर नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 1 है कि वन एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज ऑफ 30, द हाइपोटेन्यूज इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द साइड अपोजिट टू द एंगल। तो इसको भी आपने याद करना, एग्जांपल नंबर 1 है, ठीक है, लाजमी आपने इसको याद करना। इसमें से कोई भी लफ्ज़ वो मिस कर लेगा, देन उसको चॉइस में डाल देगा और कहेगा कि आप इसको सेलेक्ट करें, तो आपने इसको लाजमी सेलेक्ट करना है। इस तरह से एग्जांपल नंबर 2 है, इसमें कहता है कि इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द साइड अपोजिट टू इट, द ट्रायंगल इज डैश। ट्रायंगल के हमने सेलेक्ट करनी है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। इस तरह से आपने तमाम जो है थ्योरम और उसकी जो स्टेटमेंट्स है लाजमी याद कर लेनी, ताकि आपको इसका नेक्स्ट फ़ायदा हो सके। एस डॉट जो है ये कॉन्ग्रुएंट है नेक्स्ट ट्रायंगल की। एस से मुराद ये है कि ये साइड है, यानी कि अगर किसी भी ट्रायंगल की 3 साइडें नेक्स्ट ट्रायंगल की 3 साइडों के कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो कंप्लीट 2 जो फिग होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट कहलाती हैं, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास कोरोलरी है, इफ़ 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल आर फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ देयर कॉमन बेस, द लाइन थ्रू देयर वर्टिसेस वुड बी द राइट बाइसेक्टर ऑफ देयर कॉमन बेस। इसकी भी इंफॉर्मेशन है आपके पास, वो भी आपने इसको गेट कर लेनी है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इसमें कोरोलरी के अंदर कि एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एन इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, ठीक है, तो ये भी आपने याद करनी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अगर आप मुझसे पूछें तो वो है एच.एस. पास्टुलेट की। एच.एस. पास्टुलेट की जो 3 लाइन है असल में ये इसकी डेफिनेशन है। आप चाहें तो ये भी याद कर सकते हैं, आप चाहें तो समरी के अंदर भी एच.एस. मौजूद है, कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एग्जाम्पल का, वो भी आपने करना है, इसकी टॉपिक मौजूद है, वो भी आपने लाजमी कर लेना है। अब आते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है आज के दिन का, वो है रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 10। बच्चों आप ज़रा कोशिश कीजिएगा इसको समझने की। अगर कोई टॉपिक, कोई बात, कोई सवाल आपको समझ नहीं आता तो प्यारे बच्चों आपने सिंपल सी बात है कि आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है ताकि मैं आपको इसके बारे में ब्रीफ कर सकूं। अब इसमें है कि आपने इसको ट्रू फॉल्स सेलेक्ट करना है। बहुत ही आसान टॉपिक है। कहता है कि अ रे हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। रे, पहली बात तो कि रे होती क्या है, मैं यहीं पे ड्रा कर देता हूँ कि इसको बोलते हैं रे। इसके एक एंड पॉइंट पे एरो बनाओ ना बेटा, उसको बोलते हैं रे। रे हैज़ 2 एंड पॉइंट, तो ये बात जो है वो गलत है, जो कि रे का एक एंड पॉइंट होता है और 2 एंड पॉइंट किसके होते हैं बेटा, वो लाइन सेगमेंट के होते हैं। यहाँ पे जो कि हमसे रे पूछ रहा है तो रे का एक एंड पॉइंट होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। नेक्स्ट है नंबर 2, इन अ ट्रायंगल देयर कैन बी ओनली 1 राइट एंगल। ये बात दुरुस्त है कि ट्रायंगल के हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं। 4 टाइप्स में एक टाइप ऐसी होती है जिसमें एंगल 90 होता है और 90 एंगल होता है, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन। ये बात दुरुस्त है, क्यों? कोलिनियर की डिफाइन जो है 9 चैप्टर के आगाज में मौजूद है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या हैं। एक्चुअली ऐसे पॉइंट जो एक सेम स्ट्रेट लाइन पर मौजूद होते हैं उन तमाम पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी बेटा, ट्रू होगी। नेक्स्ट है कि 2 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्यों? पैरेलल लाइंस का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास ये लाइन, यहाँ पर एक लाइन मौजूद है, नेक्स्ट लाइन यहाँ पर मौजूद है, दोनों का डिस्टेंस आपस में बिल्कुल सेम है, जो डिस्टेंस यहाँ पर है वही डिस्टेंस यहाँ पर है, आपस में बिटवीन की बात कर रहा हूँ, तो वो कहीं पर भी जाके आपस में कनेक्ट नहीं होगी, लिहाजा ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 2 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। इंटरसेक्ट मीन्स मिलना किसी भी पॉइंट पे, तो ये बात मुमकिन नहीं है। हाँ, नेक्स्ट है कि 2 लाइंस कैन इंटरसेक्ट ओनली एट 1 पॉइंट। ये बात दुरुस्त है। क्यों दुरुस्त है? क्योंकि 2 लाइनें आपस में मिल सकती हैं चूंकि उनका आपस में डिस्टेंस सेम नहीं है। ठीक है जी, जब डिस्टेंस सेम नहीं है तो किसी ना किसी पॉइंट पे आके वो आपस में मिल जाएंगे, लिहाजा ये स्टेटमेंट ट्रू हुई। नेक्स्ट इज अ ट्रायंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड हैज नॉन कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। वजह क्या है कि जो ट्रायंगल की साइडें कॉन्ग्रुएंट होगी उसके एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, जिसके एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे उसकी साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, लिहाजा यहाँ पे जो नॉन लिखा हुआ ये बात गलत है। अगर ये नॉन ना होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू होती, लिहाजा ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अंडरस्टैंड? इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ये है क्वेश्चन फिक का, और फिक के क्वेश्चन भी साफ जरा के एनुअल में आते होते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 तो इंतहाई आसान है, बिल्कुल ही आप फिक से ही मैं आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 5, तो वो मैं आपको
राइट करके समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि दो ट्राइंगल हैं, एक का नाम ABC है और एक का नाम LMN है। हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, उनमें वो कहता है कि बताओ कि मेजरमेंट एंगल M किसके कॉन्ग्रुएंट है, N किसके कॉन्ग्रुएंट है और A किसके कॉन्ग्रुएंट है। ये तो बहुत ही आसान सवाल है कि मेजरमेंट एंगल जो है M इसकी बात करता है, ABC जो कि ये है ना, और LMN ये है। एंगल M देखें जी कहाँ मौजूद है, ये मौजूद है, ठीक है। M किसके बराबर है, वो एंगल B के बराबर है। ये जो M एंगल है वो B के बराबर है, जो कि यहाँ पर भी 30 है, यहाँ पर भी एंगल 30 है, लिहाजा M जो होगा वो B के बराबर होगा। इस तरह से N किसके बराबर है, आप देखिए N है कहाँ पर, N ये मौजूद है। अब ये किसके बराबर है, N ये मौजूद है जनाब यहाँ पे, जो कि एंगल 60 दिया हुआ है तो ये 60 के बराबर होगा, लिहाजा N जो है वो C के बराबर होगा। और एंगल जो A है वो होगा एंगल L के बराबर, बिकॉज कि यहाँ पर भी 90 है, यहाँ पर भी 90 है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। बस आपने यहाँ पर क्या लिखना है, मेजरमेंट एंगल B, नेक्स्ट में मेजरमेंट एंगल C, नेक्स्ट में मेजरमेंट एंगल L, बस, ठीक है। उम्मीद है कि आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, कहता है कि अगर ट्राइंगल अगर ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल LMN ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो बताओ कि x क्या होगा, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी। तो इंतहाई आसान है, ये तो समझने वाली बात ही नहीं है, कैसे समझने वाली बात नहीं है और आसान कैसे है, आप गौर से देखें। एंगल 60 ये मौजूद है, ठीक है, ये एंगल क्या मौजूद है, 60 मौजूद है। पहले इसको हम छोड़ देते जो कि हमने इसको फाइंड करना है। 40 यहाँ पर एंगल A 40 है, इधर से एंगल 40 ये खड़ा हुआ है, मतलब A और L आपस में बराबर है। अब आ जाओ 80 पर, ये 80 है, ये भी 80 है, बाकी कौन सा एंगल बच गया बेटा, एक ये बच गया और एक 60 बच गया। तो सिंपल सी बात है कि एंगल X जो है वो 60 के बराबर है। इसके साथ आप एक काम कर सकते हैं, आप ये लिख दें कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के जो कोरिस्पोंडिंग एंगल होते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के जो कोरिस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, लिहाजा x जो होगा वो 60 के बराबर होगा। इसका सिर्फ आंसर यही है कि x 60 के बराबर है, ठीक है। उम्मीद है आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, वो है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का। तो सवाल आपने देख लिया, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन फॉर द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, और नेक्स्ट में कहता है कि अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसमें अननोन फाइंड करें। तो इसका सलूशन मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से इसके बारे में समझ आ सके, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने इसको हल किया हुआ है। हल करने के बच्चों मकसद सिर्फ इतना होता है कि आपका टाइम बच सके और वीडियो कम से कम इतना मतलब लेंथी ना हो कि जिसमें आप बोरिंग फील करें, लिहाजा मैंने इसको खुद से पहले हल कर दिया है। तो देखें जी, हमारे पास कहते हैं कि फाइंड अननोन्स फॉर द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब मैं समझा चुका हूँ इस लेक्चर के इस वीडियो के आगाज़ में कि जो ईच एंड एवरीथिंग, ऐसी दो फिग्स जो हर लिहाज से आपस में इक्वल हों तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। तो बच्चों इसका मतलब यह है कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल साइड AB, लाइन सेगमेंट AB और लाइन सेगमेंट AC आपस में बराबर होंगे, ठीक है। BD DC के बराबर होगा। तो यहाँ से हम जो है अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। कैसे जी, आप गौर से देखिएगा। उसमें कहते हैं कि ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, आप आ जाए फिग पे, ABD एंड AC और D, ये जो दो हमारे पास ट्राइंगल हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं और ये बात गिवन है, ठीक है। अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब है कि जो BD है ये DC के बराबर है, लाइक कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? जो कि रीज़न यही है ना कि दोनों जो ट्राइंगल हैं, जो दोनों फिग्स हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, और यहाँ पे हमने मेंशन भी कर दिया है। अगर दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके अंदर हर चीज़ कॉन्ग्रुएंट होगी, लिहाजा BD और DC जो साइड्स हैं ये वाली, ये भी आपस में इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल होंगे इसका मतलब ये हुआ कि जो BD है वो है 5m-3, जो DC है वो 2m+3 है, तो हमने इसको भी इक्वल कर दिया, ठीक है। जब इक्वल कर दिया तो हमने जो फाइंड करना है m को, लिहाजा 2m इधर आके माइनस का हो जाएगा, नेगेटिव तो इधर आके पॉजिटिव का हो जाएगा। 5m-2m 3m, 3 + 6 9, हमें चूंकि m चाहिए, 3 मल्टीपल है तो यहाँ पर आके ये डिवाइड हो जाएगा, लिहाजा m की वैल्यू हमारे पास अचीव हो जाएगी जो कि 3 है, ठीक है।
उम्मीद है कि आप इसको समझ लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट है जी, चूंकि ये दोनों फिक्स जो मैंने ऊपर मैंने शो करवाई थी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, लिहाजा इसकी हर साइड और हर चीज़ आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी, लिहाजा एंगल ACD और एंगल ABD जो इस फिग के अंदर है वो भी आपस में बराबर हैं। एंगल ACD और एंगल ABD दोनों आपस में बराबर हैं। यहाँ पे मैंने रीजन भी लिखी है कि एंगल अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, एंगल अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, लिहाजा 5x + 5 डिग्री, ठीक है जी, ये ACD के बराबर है और 55 डिग्री ABD के बराबर है। लिहाजा हमने इसको, चूंकि एंगल बराबर थे, लिहाजा हमने इनकी वैल्यूज़ को भी आपस में बराबर लिख दिया। 5 इधर आके माइनस हो गया बच्चों, 55 - 5 50 होता है। हमें चूंकि x चाहिए तो 5 मल्टीपल है, यहाँ पे आके डिवाइड होगा। एक बात सुन लें कि मल्टीपल डिवाइड में आ जाए या डिवाइड मल्टीपल में कन्वर्ट हो तो बच्चों साइन चेंज नहीं होगा, लिहाजा 5 एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। 50 डिवाइडेड बाई 5 तो जवाब कितना आता है 10। तो उम्मीद है कि आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इफ़ ट्राइंगल PQR बराबर है ट्राइंगल ABC की, तो आप इसमें अननाउन फाइंड करें। तो ये दो फिग तो आपको ना मिल जाएंगी किताब के अंदर, सवाल के अंदर। मैंने एक काम किया है आपकी रहनुमाई के लिए, आपको समझाने के लिए। क्योंकि ये थोड़ा सा इनका स्टाइल चेंज है तो इंसान का जो माइंड है वो चकरा जाता है कुछ भी नहीं, बिल्कुल दोनों सेम है। तो मैंने आप एक काम किया है, ये भी आप काम कर सकते हैं और आपको ये बात डायरेक्ट समझ ना आए तो मैंने यहाँ पे सोल्यूशन के आगे वो एक काम कर दिया है आपके आसानी के लिए। मैंने इस फिग को, मैं यहाँ पे थोड़ा मूव करवा देता हूँ, ये देखें जी, इस फिग को मैंने कन्वर्ट कर दिया है इस तरह से, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज की है। गौर से देखें, आप गौर से देखिएगा, इस फिग की डायरेक्शन ये है और ये जो फिग है इसकी भी मैंने डायरेक्शन इस तरह से कर दी है ताकि दोनों ये जो फिग्स हैं सेम हो स्टाइल के हिसाब से और आपको ईजिली टॉपिक समझ आ जाए, ठीक है। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ भी आ गया होगा। अब इन दो ट्राइंगल्स के अंदर बच्चों जिनका नाम PQR और ABC है, दो ट्राइंगल हैं, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। बच्चों जब कॉन्ग्रुएंट लफ्ज़ आ जाता है तो दोनों फिक्स के अंदर हर चीज़ लाइक हर एंगल, हर साइड और उसकी दोनों की शेप तो वैसे बराबर होती हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगी। अगर हर चीज़ इसकी कॉन्ग्रुएंट है, PQ कॉन्ग्रुएंट है AB के, आप ज़रा फिग पे देखिएगा, PQ कॉन्ग्रुएंट है AB के, ठीक है। लिहाजा PQ की वैल्यू x है, AB की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3। यहीं पर सवाल हल हो चुका है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा QR, ये QR ये बराबर है BC के, ये QR ये BC बराबर, जब बराबर है तो QR की वैल्यू क्या हमारे पास 4 है, BC की वैल्यू Z है, लिहाजा Z का आंसर भी 4 आ गया। देखिए कितना आसान टॉपिक मैंने कर दिया आपके लिए, ठीक है। तो BC का आंसर कितना आ गया 4 आ गया। नेक्स्ट देखें जी आप, AC कॉन्ग्रुएंट है PR के, आप फिग पे देखें AC कहाँ मौजूद है जी, ये मौजूद है, इसके बराबर है जी PR के बराबर है, लिहाजा y - 1 cm 5 cm के बराबर है, ठीक है बच्चों। तो y - 1 cm इसका मतलब है कि y भी cm है 1 भी cm है, तो 1 cm को मैं इस साइड पे लेके आ गया, 5 cm + 1 cm कितना हो गया 6 cm, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6 cm आ गई। लिहाजा बच्चों x का आंसर 3 cm, y का 6 cm और z का आंसर 4 cm आ चुका है, ठीक है। तो ये सवाल जो मैंने इस टाइम आपको करवाया है एनुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप अपनी फिग पर या अपने माइंड में रख लें कि क्वेश्चन नंबर जो 4 और 5 है, ठीक है, दोनों इम्पोर्टेंट है। अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछे मुझसे तो वो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था जो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था। दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है लाइक 4 और 5, लेकिन अगर मुझसे आप पूछें तो 4 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप अपनी डिक्शनरी में इम्पोर्टेंट दे दीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 6 उसकी रिव्यू एक्सरसाइज, और आप
आपसे गुजारिश है बच्चों कि एक तो लाजमी वीडियो को एंड तक देखा करें। देखने के बाद अगर कोई आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो कमेंट्स में बताया करें, ताकि मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में उसकी प्रेजेंटेशन कर सकूं। नेक्स्ट बात ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाजमी अपने फ्रेंड, अपने फेलोज, अपने क्लास वालों के साथ शेयर भी कर दें और लाजमी बेल आइकन को दबा दिया करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और आपको मैं बहुत जल्द एक टिप्स देने वाला हूं, जिसमें यूँ समझ लें कि ऐसी टिप्स दूंगा जिसमें मैथ को पास करना एक यूँ समझ जिसमें कहना चिपटी बताना कि एक चिपटी की मार होगा कि मैं आपको ऐसा ट्रिक देने वाला हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द, जिसमें आप मैथ को बआसानी और इजीली जो है पास कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि आपने परेशान नहीं होना। नेक्स्ट बात है कि आपने मैथ को सर पे सवार नहीं करना कि हाय कैसे होगा, आपने बस घबराना नहीं है, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने वीडियो को एंड तक देखा और वही बात कि आपने लाजमी इसको अंडरस्टैंड करना है, समझना है और इसकी प्रैक्टिस करनी। बगैर प्रैक्टिस के आपको टॉपिक समझ नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।